डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में आपसे कुछ सेलेक्टेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट आप सभी लोग तैयार हो जाइए, अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाइए, पेपर पेन लेकर के बैठ जाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इडियम और फ्रेज को बड़े ही अच्छे से, बड़े ही इंजॉय से, एक एक इडियम को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, केवल आपको हंसते हंसते सारे इडियम को लर्न करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको माइंड इमेज में क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिएगा आपके सामने आपका इडियम आ गया है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। आप लोग एक बार अच्छे से इडियम को देख लो, समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा पहला इडियम आपके सामने लिखा हुआ है सलाद डिश। क्या बात है, काफी बढ़िया इडियम आ गया, आपको पढ़ते ही सलाद की याद आ गई होगी, है ना। तो इसका मतलब होता है, सलाद डिश का मतलब होता है किशोरा अवस्था के दिन। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किशोरा अवस्था के दिन, यानी कि जिस एज पर हम लोग काफी इंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल खुश रहते हैं, खूब मौज करते हैं, उन्हीं दिनों को बोला जाता है सलाद डेज। ठीक है, तो आप इसकी इंग्लिश लिखी हुई है एडोलसेंस आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डे ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सलाद डेज। पहली बात तो आप खुद ही याद कर लेंगे, ऐसे दिन जिन दिनों में हम खूब एंजॉय करते थे, मौज मस्ती करते थे, या फिर आप याद कर लो कि जिन दिनों में खूब सलाद खाते हैं, बढ़िया है, आपको सलाद तो सभी लोगों ने खाया होगा, सलाद खाते खाते एंजॉय करते थे, वो भी दिन थे। आप अच्छे से ऐसे अपना एक तरह से माइंड निमोनिक आप याद कर लीजिए। ठीक है, सलाद खाने वाले दिन बहुत ही अच्छे दिन थे, काफी एंजॉय करने वाले। ठीक है, इसका इडियम का एग्जाम्पल है ब्लैक इन माई सलाद डिश। कह रहा है कि हमें अपने पिछले दिन याद आ गए। क्या बात है यहाँ पे कि माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरा मित्र और मैं यूज टू गो डांसिंग एवरी सैटरडे नाइट। मतलब बात की गई है कि पिछले दिन अपने याद आ गए कि माई फ्रेंड मेरा मित्र और मैं यूज टू जाया करते थे डांस करने एवरी सैटरडे को। कितनी अच्छी बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सलाद डेज का मतलब क्या हो जाएगा, एंजॉय करने की बात की गई है कि जिन दिनों डांस करने जाते थे कितने बढ़िया दिन थे, कितने एंजॉय के दिन थे। ठीक है, तो आपका सेकंड इडियम लिखा हुआ है, काफी बढ़िया और अच्छा इडियम है, आपके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। वॉचिंग ग्रास ग्रो। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊब जाना, बहुत बोर होना। बहुत अच्छा इडियम है। वॉचिंग ग्रास ग्रो का मतलब होता है वेरी बोरिंग होना। जैसे इस टाइम में लॉकडाउन में भी कई सारे लोग बोरिंग हो रहे हैं, खाना खाना, ठीक है, वही टीवी देखना, वही गेम देखना, तो काफी सारे लोग इस लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आई फील लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो इन लॉकडाउन। ठीक है, जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि वही रेगुलर चीजें खा रहे हैं, वही रेगुलर चीजें गेम वगैरह देख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वॉचिंग ग्रास ग्रो बोर हो गए। ठीक है, काफी अच्छा, आपके लिए बेहद ही यूजफुल इडियम है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, वॉचिंग, सीधी बात है कि आप डेली टीवी सीरियल देख रहे हैं, आप एक ही चीज को वॉच कर रहे हैं। आप एक ही चीज को अगर वॉच करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि बोर हो रहे हैं एक ही चीज को देखते देखते। ठीक है, वॉचिंग ग्रास ग्रो, एक ही चीज को, मतलब घास उग रही है उसको काट रहे हैं, उग रहे फिर काट रहे हैं, ग्रास ग्रो हो रही है, तो आप क्या कहोगे, देखते देखते मतलब उसको बोर हो गए, ऊब जाना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, Some people say that, कुछ लोग कहते हैं कि वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग अ ग्रास ग्रो क्रिकेट मैच लाइक वॉचिंग अ क्रिकेट मैच लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। ठीक है, यहाँ पर दो बार वॉचिंग आया, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर बात की, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट मैच को मतलब बात की गई देखने की, ये ऐसा हो जाता है कि जैसे कि बोर हो रहे हो। अब लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट देखते देखते बोर हो गए। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है वॉचिंग ग्रास ग्रो, इसका मतलब हो जाएगा बोर होना।
दोनों ईडियम आप समझ गए। फर्स्ट ईडियम में सलाद खाने वाले दिन, एंजॉय करना किशोरावस्था के दिन हो गए। सेकंड ईडियम में आप क्या कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं कि ग्रास ग्रो हो रही, घास उग रही, घास को देखते देखते बोर हो गए। दोनों ईडियम आपके क्लियर हो गए। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट ईडियम के आपके सामने आ रहे हैं। फटाफट आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, जाना कहीं नहीं, कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट ईडियम आपके सामने आ गया है, काफी अच्छा ईडियम है, ध्यान से आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए ईडियम नंबर थर्ड है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, काफी एक तरह से यूजफुल ईडियम है, यूज भी होता है, आप सभी को उम्मीद है कि याद भी होगा। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति, अमाइजर आप कह सकते हैं, कंजूस व्यक्ति। ठीक है, याद कर लो फटाफट। क्लोज बंद, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, यानी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद रखते हैं, कभी खर्च ही नहीं करते, मुट्ठी को खोलते ही नहीं है, तो आप कहते नहीं है कि अपनी मुट्ठी बंद रखना, यानी कि मतलब बात हो गई कंजूस की। जो व्यक्ति अपनी फिस्ट को यानी अपनी मुट्ठी को बंद रखते हैं वो व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, कंजूस व्यक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉर अ डोनेशन मतलब जो दान है उसकी बात की गई है। यू नो यानी बात की गई कि दान के लिए यू नो है यानी कि तुम जानते हो। हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज मतलब बात की गई है, जब बात आती है दान करने की तो आपको पता है कि वह कितना कंजूस व्यक्ति है, वह कितना कंजूस है। तो यहाँ पर देखो वही बात की गई है, क्लोज फिस्टेड मतलब दान की बात आती है तो बहुत ही कंजूस हो जाते हैं कुछ लोग। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट ईडियम से, काफी अच्छा ईडियम है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है झूठा साहस दिखाना, यानी कि झूठा साहस यहाँ पर कैसा होता है, मोस्टली ये ईडियम यूज तब होता है जैसे कि जो लोग एक तरह से अल्कोहल का सेवन करने के बाद आपने देखा होगा कि 2-3 पैक अंदर गए नहीं कुछ लोगों को, कि लगता है कि अब वही बाहुबली है, उनसे बड़ा अब कोई नहीं है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है डच करेज। का मतलब तो पहले से आपको पता है साहस, लेकिन साहस कैसा, झूठा साहस दिखाना कि 2 पैक अंदर गए, 1 पौवा लगाया नहीं, जब सब काम हम कर देंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं है, यानी कि उसी को बोला जाता है डच करेज। यानी मोस्टली ये यूज ही तब होता है जब लोग यानी कि वाइन पीने के बाद आपने देखा होगा बड़बड़ करते रहते हैं, ये इडियम तभी यूज होता है डच करेज, झूठा साहस दिखाने के लिए। ठीक है, डच की बात करें तो डच एक निवासी होते हैं, काफी लंबी बात होती है, आप केवल इतना याद कर लीजिए कि करेज साहस, कहता साहस होता है कि वाइन पीने के बाद 2-3 पैक लगाने के बाद जो लोग बड़बड़ करते हैं वो ऐसे साहस हो गया। लिखा हुआ है करेज, और आप लिख सकते हो फॉल्स करेज और अल्कोहलिक। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आई गेस्ड मैंने अनुमान लगाया, यू डू नॉट डेयर यानी कि बात की गई कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल साहस नहीं है, तो सच टू डू तो तुम यानी कि कर सकते हो। यू जस्ट हैव डच करेज यानी कि तो तुम झूठा साहस दिखा सकते हो, यानी ये बात की गई मैंने अनुमान लगाया कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि तुम किसी से कोई बात कह सको, तो बोला कि तुम 2-3 पैक लगाओ, साहस तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो उसी के लिए बोला जाता है डच करेज आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 और 4 इडियम क्लियर हो गया। 3 नंबर में क्लोज फिस्टेड जिनकी मुट्ठी बंद रहती है, कंजूस व्यक्ति, और 4 नंबर में 2-3 पैक लगाए, अपना साहस दिखा रहे, यानी कि आप कह सकते हैं झूठा साहस दिखाना। ठीक है, 3 और 4 आपके दोनों क्लियर हो गए। हाँ, तो देखिएगा आपके अगले इडियम आपके सामने आ गए हैं, देखो ध्यान से सभी लोग, आप लोग एक बार अच्छे से इडियम को देख लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप इडियम को देखेंगे आप भी अपना ट्रिक यूज करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट से समझिए, क्योंकि हमें तो बस अपना कुछ भी माइंड यूज करके बस चीजें याद करनी है, बाकी याद कैसे हो रहा है इस बात पे ध्यान नहीं देना है, याद हो रहा है इस बात पे ध्यान देना है। कुछ भी करके आप कैसे भी बस याद कर लो, एग्जाम में भूलना नहीं आपको। ठीक है, तो देखते हैं आपका 5 नंबर इडियम, कई बार आपके पेपर में आया है, ध्यान से देखिएगा। टू डॉक्टर दी अकाउंट्स, टू डॉक्टर दी अकाउंट्स की अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इस इडियम का हिंदी मीनिंग होता है एक तरह से हिसाब किताब में हेरा फेरी कर देना, खाते में हेरा फेरी कर देना। ठीक है, काफी आपने सुना होगा, आए दिन पेपर में न्यूज में आता रहता है कि अकाउंट में इनके खाते में इतने रुपए की हेरा फेरी हो गई, है ना, तो आप कह सकते हैं वहां पर इस इडियम का यूज। अच्छा, इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू मैनिपुलेट दी अकाउंट्स। मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी कर देना। याद कैसे रखोगे,
डॉक्टर और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अकाउंट्स, मतलब सीधे याद कर लो कि एक डॉक्टर है जिनके पास, यानी कि डॉक्टर के अकाउंट में, डॉक्टर के खाते में हेरा फेरी हो गई। बस इडियम आपको याद हो गया कि डॉक्टर के अकाउंट में किसी ने हेरा फेरी कर दी, मतलब वही तो आपका इडियम का मतलब है, हिसाब में हेरा फेरी करना, डॉक्टर के अकाउंट में हेरा फेरी हो गई। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा आपके सामने एग्जाम्पल है, द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट ऑफ द कंपनी, यानी कि बात की गई मैनेजर ने कंपनी का काफी हेरफेर कर दिया है, कंपनी के खाते में काफी हेरफेर कर दिया है। तो यहाँ पर आपका डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब हो जाएगा कंपनी में मैनेजर ने काफी हेरा फेरी कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इडियम नंबर 6 आपका है टू गेट वाइंड। इसका मतलब होता है, टू गेट वाइंड का मतलब होता है कि किसी को गुप्त सूचना देना, किसी को गुप्त सूचना देना, मतलब गुप्त सूचना मिलना, बिल्कुल हवा हवा में उड़ के कोई खबर का पता चल जाना, उसको बोला जाता है टू गेट वाइंड कम, यानी यहाँ पर लिखा कम टू नो, यानी कि गुप्त सूचना मिलना। ठीक है, अच्छा याद कैसे रखोगे, तो वाइंड का मतलब आप वाइंड या विंड कह लीजिए, इसका मतलब होता है हवा। जैसे आप कहते नहीं बिल्कुल हवा हवा में ये बात पता चल गई हमें, बिल्कुल ये गुप्त सूचना पता चल गई कि पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, ये बात बिल्कुल हवा हवा में पता चल गई। तो आप याद कर लीजिए टू गेट वाइंड, यानी कि आप क्या सकते गुप्त सूचना मिलना। एग्जाम्पल आपका है आर कॉम्पिटिटर्स, कह रहा है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मस्ट नॉट बी अलाउड, इनको अलाउड नहीं करना चाहिए टू गेट विंड ऑफ आर प्लान्स, कि उनका जो प्लान है वो किसी को भी नहीं बताएं। बात की गई कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो अपना प्लान, अपनी योजना, अपनी स्टडी ये जो करते हैं वो किसी को ना बताएं, क्योंकि बताएंगे तो अगले को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टू गेट विंड का मतलब हो जाएगा यानी कि किसी को गुप्त सूचना मिलना। ठीक है, 5 and 6 इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं इसको। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर के अकाउंट में हेरा फेरी, तो आप हेरा फेरी इडियम का मतलब ही हो गया खाते में हेरा फेरी। टू गेट विंड या वाइंड आप कह सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल हवा से, विंड मतलब एक हवा होती है आपकी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल हवा से हमें गुप्त सूचना मिली है, तो ये भी आपका याद हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, ऐसे आप समझते जाइए, बिल्कुल आपको चीजें एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो से, आपके सामने आ गए तो सभी लोग ध्यान से एक बार ईडीएम को अच्छे से देख लीजिए। और ईडीएम नंबर 7 काफी बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है, आपके पेपर में भी आ चुका है। कुछ लोगों ने हो सकता है इसको पढ़ा भी हो पहले, तो वो लोग अगर बताना चाहें तो उसका मीनिंग बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब पेनिलोप्स वेब। ठीक है, इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब इसका थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा, कभी ना खत्म होने वाला काम, जो काम कभी खत्म ना हो, निरंतर चलता ही रहे, एक बार स्टार्ट हो गया फिर रुक ही नहीं रहा है, बीच में कहीं पर स्टॉपिंग नहीं है। ठीक है, उसको बोला जाता है पेनिलोप्स वेब। ठीक है, जैसे आप इसको देखें तो आप इसको जैसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत में आपने देखा होगा, जैसे इसको अगर कनेक्ट करना चाहें तो आपने द्रौपदी का चीरहरण देखा होगा, उसमें जो दुशासन होता है उसके चीर को द्रौपदी खींचना प्रारंभ करता है, दुशासन थक जाता है लेकिन चीर निकलना बंद नहीं होता। ये ईडियम आपका वही है, चीर हरण करना, चीजों को समझिए। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा महाभारत में, आप सभी ने अच्छे से क्लियर होगा कि जो उसका चीर दुशासन खींचता है वो कभी खत्म नहीं होता है, उसी को बोला जाता है आप पेनिलोप्स वेब आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल आपके सामने, हिज वर्क यानी कि उसका जो काम है, सीम्स ऐसा प्रतीत हो रहा है टू बी अ पेनिलोप्स वेब, यानी बात की गई उसका जो काम है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तरह से पेनिलोप्स वेब हो गया, यानी कि लग रहा है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी वो भी एक तरह का चीरहरण बन गया, वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है काम। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, इस ईडियम को जितना ज्यादा हो सके आप यूज करें। आप कहते नहीं तुम्हारा काम ही खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर कह सकते हैं पेनिलोप्स वेब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम आपके सामने लिखा हुआ है अ वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब आप लोग बताना चाहें बता दो। इसका मतलब होता है विवादित मुद्दा, विवादित प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा लिखा रहता है यह प्लॉट विवादित है, लिखा रहता है ना,
तो उसी को कहते हैं। अब वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है विवादित होना, मतलब कंट्रोवर्शियल होना आप कह सकते हैं। तो याद क्या करना आपको, वेक्स्ड मतलब परेशानी होगी, जिस काम में परेशानी हो, क्वेश्चन मतलब प्रश्न हो गया, यानी कि ऐसा मुद्दा, ऐसा पॉइंट, ऐसा इशू जिसमें विवाद हो, विवादों से घिरा हुआ। जैसे कि आए दिन आप देखते रहते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे विवादित है, ये बॉर्डर जितने भी हैं यानी कि मोस्टली सारे विवाद की जड़ है ना। तो आप कह सकते हैं जो बॉर्डर हमारे हैं वो एक तरह का वेक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। द वेक्स्ड क्वेश्चन ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर कंटिन्यूज टू डिरेल पीस टॉक्स। मतलब बात यहाँ पर देखो की गई है, यानी कि जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट मतलब हो गया झगड़ा, यानी जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, यानी कि जो हमारे यानी कि आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इंडिया चाइना बॉर्डर हो गया, झगड़े की एक तरह से जड़ है। तो यहाँ पर बात की गई जो हमारे वेक्स्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो विवादित मुद्दा है, यानी कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर, जो झगड़े के बॉर्डर है, कॉन्टिन्यूस इसमें लगातार कोशिश की जाती है कि शांति पूर्वक बात की जाए कि भैया ये मसला यही खत्म हो जाए, लेकिन एक वर्ड आ गया डिरेल, लेकिन ये बात हर बार पटरी से उतर जाती है और यानी कि वहां पर समझौता नहीं हो पा रहा है। डिरेल मतलब पटरी से उतर जाना, ठीक है, रेल का डिरेल कर दिया। तो आप 7 और 8 क्लियर हो गया ना। 7 नंबर चीर से याद कर लेना, कभी खत्म नहीं हुआ था। 8 नंबर ऐसा मुद्दा, ऐसा प्रश्न आपका जो विवाद कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो की तरफ देखिएगा सभी लोग ध्यान से, आपके सामने आ गए हैं। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आप ऑब्जर्व कर लो, शायद आपने पढ़े हो पहले से, आपको याद आ जाए, आपका रिवीजन हो जाए, बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, इडियम नंबर 9 है, काफी नया सा लग रहा है। एट अ स्ट्रेच आपके एग्जाम में आया हुआ इडियम है, ठीक है। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। एट अ स्ट्रेच की हिंदी मतलब जो मीनिंग होता है वो होता है लगातार कोई काम करना। जैसे आप ये कहें कि मैंने लगातार 2 घंटे ड्राइविंग की, मैंने लगातार 4 घंटे स्टडी की, मैंने लगातार 1 घंटे उससे कॉल पे बात की, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस इडियम में वैसे तो कुछ नहीं है, स्ट्रेच एक वोकैब है, कई सारे हमारे इडियम्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वोकैब से ही बना दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद करना, स्ट्रेच जो इस वर्ड का मतलब ही होता है लगातार या कंटिन्यू, आप यहाँ पर कह सकते हैं, याद रखना स्ट्रेच वर्ड का मतलब ही होता है लगातार कंटिन्यू और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर्स हु आर फोर्स्ड टू वर्क 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच कांट पॉसिबली बी फुली इफिशिएंट। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो डॉक्टर्स यानी लगातार 36 घंटे काम करते हुए को यहाँ पर एट अ स्ट्रेच 36 आवर्स यानी कि 36 घंटे लगातार काम करते हैं, कांट पॉसिबल यानी कि एक तरह से उनको एफिशिएंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट इडियम ब्लैकआउट, अभी देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में काफी सारा यूज हुआ था ब्लैकआउट वर्ड, ठीक है। तो ब्लैकआउट का मतलब एक तरह से ये होता है कि आप कह सकते हैं बेहोश हो जाना या एक तरह से अपनी मेमोरी को खो देना, ठीक है, लॉस आर मेमोरी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ब्लैकआउट ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है एक तरह से बेहोश हो जाना, अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस्ट खो देना, ठीक है, आप कह सकते हैं ब्लैकआउट होता है उसका मतलब। अच्छा, तो अब इसको याद कैसे रखना, याद बचे क्या है कि जब आप यानी कि बेहोश हो जाएंगे तो आपकी मेमोरी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, कुछ आपको याद नहीं रहेगा, बिल्कुल तब धुंधला काला काला छा जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ब्लैकआउट, यानी कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होगा कि जब हम बेहोश होंगे, कुछ याद नहीं होगा हमें, उस कंडीशन में हम कहते हैं ब्लैकआउट, बेहोश हो जाना या कुछ भी याद ना रहना, ब्लैकआउट। काफी बढ़िया फ्रेजल वर्ब, ब्लैक मतलब माइंड पूरा ब्लैक हो गया, कुछ भी याद नहीं रहा, अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया, माइंड ब्लैक हो गया। एग्जाम्पल,
आई हैड अ ब्लैक आउट, यानी कि यहाँ पर बात की गई कि मुझे एक तरह से बेहोशी आ गई थी। एट द पार्टी, कहाँ पर बेहोशी आई इनको? पार्टी में। एंड टू नॉट कहना है यहाँ पर, और रिमेम्बर हिम ब्रिंगिंग मी होम, यानी बात की गई है कि पार्टी में ये बेहोश हो गए, ज्यादा भाई नाच लिया होगा, डांस वांस किया होगा तो बेहोश हो गए, और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी याद नहीं मुझे घर कौन लाया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ब्लैकआउट का मतलब क्या किया जा रहा है? ब्लैकआउट का मीनिंग किया जा रहा है बेहोश हो जाना, बेहोश होके गिर पड़ो। ठीक है, तो 9 नंबर स्ट्रेच, लगातार बिना रुके 2 घंटे 4 घंटे काम करना, पढ़ाई करना, खेलना, एट अ स्ट्रेच टू आवर्स। ठीक है, ब्लैक आउट यानी कि माइंड पूरा ब्लैक हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपके 11 और 12 आपके सामने आ गए। आप सभी लोग फटाफट 11 और 12 को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो आप लोग अच्छे से बस ध्यान से पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी देखते जाइए सारी इडियम को। ठीक है, तो 11 नंबर इडियम क्या कह रहा है? बिग ड्रॉप। इसका मतलब होता है कि एक तरह से बहुत बड़ा आकर्षण है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण होना। तो आप इसको देखो, अगर याद करना है ना आपको, बिग ड्रॉप अगर याद ही करना है तो बिग मतलब बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा किसी से आकर्षण होना। यानी आपने देखा, आप करे वो क्या बात, इतनी बढ़िया कोई चीज है, यानी कि ह्यूज अट्रैक्शन होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा आकर्षण होना, उसको बोला जाता है बिग ड्रॉ। याद कैसे रखना? बिग मतलब भी बड़ा होता है और ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होना किसी से, तो आप इसको कह सकते हैं बिग ड्रॉ। याद कैसे करोगे? बिग बड़ा, बहुत बड़ा आकर्षण, बिग बड़ा, बहुत बड़ा आकर्षण। चलिए इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, बढ़िया था, अच्छा लिखा हुआ है। द क्रिकेट मैच प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ, यानी कि क्रिकेट मैच ने ये प्रूव कर दिया कि टू बी अ बिग ड्रॉ, यानी कि ये जो एक गेम है, ये कैसा गेम है? ये लोगों को बहुत आकर्षण करता है, बहुत सारे लोग मैच को, क्रिकेट को देखते हैं ध्यान से। तो क्रिकेट मैच आपका कैसा हो गया? आपका एक बिग ड्रॉ हो गया, बहुत ही ज्यादा आकर्षण करने वाला गेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आइए 12 नंबर इडियम पे। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है गलत डायरेक्शन में प्रयास करना, गलत दिशा में मेहनत करना। ठीक है, आपको पता है कि गलत दिशा, गलत डायरेक्शन है, वहां पर आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, याद कैसे रखोगे? बार्क मतलब जाते हो, बार्किंग आपने देखा होगा, डॉग बार्क करता है, भौंकता है। अच्छा, द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो गया? द रॉन्ग ट्री का मतलब हो गया गलत पेड़। ठीक है, अच्छा याद कैसे रखोगे? मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, तभी इस इडियम को याद रख पाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर 2 पेड़ हैं, और यहाँ पर देखा कि आप यहाँ पर नीचे एक डॉगी खड़ा हुआ है। आप याद कर लो, ये मतलब नीचे एक डॉगी खड़ा हुआ है। अब इस डॉगी ने देखा कि इस पेड़ पर एक मंकी बंदर बैठा हुआ है, तो ये डॉगी क्या कर रहा है? मंकी इस पेड़ पर बैठा हुआ है और ये डॉगी बार्किंग कर रहा है इस पेड़ पे। तो आप याद करना, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मंकी इधर बैठा है और ये डॉगी इस पेड़ पर बार्क कर रहा है। तो देखो, मंकी इस पेड़ पर है और ये बार्क भौंक किस पेड़ पर रहा है? इस वाले पेड़ पे। तो आप कैसे याद करोगे? गलत दिशा में ये डॉगी भौंक रहा है, क्योंकि मंकी इस पेड़ पर है और ये भौंक रहा है इस पेड़ पे, गलत डायरेक्शन में प्रयास करना। उम्मीद है आप अच्छे से क्लियर समझ गए ना। यानी कि भाई सीधे याद कर लीजिए, डॉगी गलत पेड़ पर भौंक रहा है, उस पेड़ पर मंकी नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश लिखा हुआ है ट्राइंग टू फाइंड समवन एट रॉन्ग प्लेस। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल देखिएगा। द पुलिस वर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी जो पुलिस है वो गलत डायरेक्शन में प्रयास कर रही है। बाय ट्राइंग टू प्रूव, यानी कि ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही है दैट पर्सन गिल्टी, की जो पर्सन है वो एक तरह से दोषी है। ही वॉज नोवेयर नियर द क्राइम सीन, यानी कि वो वहां पर नहीं था जहां पर क्राइम हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि पुलिस गलत पर्सन से, गलत व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, क्योंकि वो व्यक्ति तो वहां पर था ही नहीं। ठीक है, 11 और 12 आपको क्लियर हो गए अच्छे से। 11 नंबर बिग ड्रॉ, बिग बड़ा, बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो गया। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी कि डॉगी गलत पेड़ पर भौंक रहा है, मंकी उस पेड़ पर नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, सभी लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन को अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लीजिए। एक बार इडियम को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, इडियम को तो आप पढ़ा ही करिए एक बार। ठीक है, तो 30 नंबर इडियम कुछ लोगों को आ रहा होगा, पढ़ा हुआ हो सकता होगा, काफी अच्छा इडियम है। वाइट बिहाइंड ईयर्स, इसका मतलब होता है अनुभवहीन।
अनुभवहीन के लिए आपको पता है एक इडियम और यूज होता है, बताएंगे आप लोग? बता दो, बहुत ही अच्छी बात होगी, फटाफट लिख के आप लोग बताएं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं ग्रीन हॉर्न, बिल्कुल सही। आपको बता दें आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक और इडियम होता है ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब भी होता है अनुभवहीन, अनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल ने बिल्कुल एक तरह से अनुभव ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये तो आपको पहले से याद है। समझते हैं अपने इस 13 नंबर इडियम को। वैट बिहाइंड ईयर्स का मतलब होता है कि मतलब कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा यंग भी है और उसके पास अनुभव नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझदार है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? वैट मतलब होता है गीला, आपको पता होगा। बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। और ईयर्स मतलब क्या होता है? कान। इससे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं अगर नहा करके आए तो मतलब उनके बाल सारे गीले रहते हैं। क्या हो सकता है? कान के पीछे थोड़ा सा साबुन या झाग लगी रह जाए। आपने कभी बचपन में आप लोगों ने भी ये गलतियां हुई हो, है ना? तो बस आप याद कर लीजिए कैसे कि आप नहा धोकर के मान लो कोई बच्चा निकलता है जो थोड़ा सा समझदार भी है और उसके कान के पीछे साबुन लगा रह गया या मान लो वो गीला रह गया, बाकी उसने पूरा पहुंच लिया, तो आप कह सकते हैं वेट बिहाइंड यानी ईयर्स, यानी कान के पीछे गीला रह जाना। ये हरकत कौन करेगा? अनुभवहीन समझदार व्यक्ति बिल्कुल ये हरकत नहीं करेगा, वो अपनी बॉडी को पूरे अच्छे से वाइप कर देगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना कान के पीछे गीला यानी कि ये हरकत अनुभवहीन व्यक्ति ही करेगा। चलिए एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा, बढ़िया अच्छे से समझिएगा। फ्रॉम द वे द सोल्जर हैंडल्ड द गन, everyone could tell that he was wet behind the ears। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए बात की गई है कि जिस प्रकार से सैनिक ने गन को पकड़ा है, एवरीवन सभी लोग वहां पर यही कह सकते थे कि वो जो सोल्जर है उसके पास अभी अनुभव नहीं है, मतलब एक तरह से थोड़ा सा नौसिखिया या इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि जो सोल्जर ने यानी हैंडल्ड द गन, जिस प्रकार से गन को पकड़ा हुआ है, सभी लोग कह सकते हैं वहां पे कि जो यानी कि सोल्जर था कहता था वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बात की जा रही है यानी कि जो सोल्जर था इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, चलिए 14 नंबर इडियम आपका काफी अच्छा इडियम है आप सभी को लिए, कीप एन ओपन हाउस। इसका मतलब होता है सभी का स्वागत करना, जैसे कि आप सभी का संकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है ना? तो कीप एन ओपन हाउस का मतलब होता है वेलकम ऑल मेंबर्स, सभी का तहे दिल से स्वागत करना। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमेशा अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए खुले रखना, रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ओपन हाउस यानी घर खुला है, आप कभी भी विजिट करिए, कभी भी मौका दीजिए सेवा करने का, आप कह सकते हैं ओपन हाउस यानी सभी का स्वागत करना। एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? एग्जाम्पल भी समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीजें बहुत श्योर हो जाती है। ठीक है, अ वीक लेटर मतलब बात की गई एक हफ्ते बाद, सारा एंड आई, सारा और मैं अटेंडेड ओपन हाउस एट टैट्स स्कूल, यानी कि बात की गई है एक हफ्ते के बाद सारा और मैं टैट्स स्कूल में, मतलब ओपन हाउस उनका स्वागत किया गया, उनको बुलाया गया स्कूल में, तो ओपन हाउस मतलब स्कूल में स्वागत है उनका। ठीक है, तो आपका ये 13-14 क्लियर है ना? दोनों पॉइंट आपके। 13 नंबर कान के पीछे गीला यानी कि अनुभवहीन हो गया। 14 नंबर वही घर के दरवाजे खुले हुए, ओपन हाउस आपका वेलकम है, आप सभी लोग आइए, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सभी का स्वागत करना। चलिए आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो एक बार आप लोग अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व कर लें, देख लीजिए। हाँ, तो बताना चाहेंगे आप लोग, जिसको आ जाए लिख करके बता सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात होगी उनके लिए। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है सजा मिलना, या किसी को आप कह सकते हैं डांटना फटकारना। डांट फटकार तो सबकी पड़ी है ना घर में, मम्मी पापा ने डांटा फटकारा होगा, है ना? तो बस इजीली याद कर लीजिए टेक टू टास्क। टेक मतलब होता है लेना, टास्क मतलब होता है ऐसा कोई वर्क टास्क, जैसे आप कहते हैं ना आपको ये टास्क मिला, आपको ये काम करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया गया था घर में, आपसे बोला गया था कि आपको लाइट का बिल जमा करना है, आपको एक टास्क दिया गया और आप उस लाइट के बिल को, उस टास्क को यानी कि बिल को जमा करना भूल गए, तो घर में फिर आपकी डांट पड़ेगी, आप डांटे फटकारे जाएंगे। तो बहुत सही, आप यहाँ पर समझ गए कि टेक टू टास्क का मतलब हो गया आपने कोई टास्क तो ले लिया कि इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन आप भूल गए तो शाम को आपकी डांट
पड़ेगी। ठीक है, तो आपका इंग्लिश मीनिंग क्या है, पनिश्ड या रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांटना फटकारना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। वैसे तो आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, he has been taken to task for his habitual lack of punctuality, मतलब बात की गई है he has been taken to task, यानी कि वो डांटा जाता है, यानी कि भैया डांटा जा चुका है। किस बात को लेकर के डांटा जा चुका है, उसकी आदत है। आदत क्या है, लैक ऑफ पंचुअलिटी, यानी कि वो किसी भी काम में पंचुअलिटी मतलब नियमित नहीं है, बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति है। लैक ऑफ पंचुअलिटी की कमी है उसके अंदर, निरंतर समय पे नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल पंक्चुअल है, बिल्कुल समय पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा 16 नंबर इडियम को समझिए, काफी अच्छे इडियम है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है कि एक कमजोर व्यक्ति होना, एक कायर व्यक्ति होना। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक कमजोर और कायर व्यक्ति होना। अच्छा, आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको शायद इडियम बताया था। अब मैन ऑफ लेटर्स याद है, फटाफट टाइप करके बता दो। हाँ बिल्कुल सही, मैन ऑफ लेटर्स आप लोग कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति, बिल्कुल सही। लर्न पर्सन, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर लिखा है मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब हो गया कमजोर कायर व्यक्ति। याद कैसे करना है, मैन मतलब हो गया आदमी, स्ट्रॉ मतलब वैसे तो आपका स्ट्रॉ एक कप आपने जूस वगैरह पिया होगा वो भी होता है, और यहाँ पर स्ट्रॉ का मतलब भूसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब बात याद कर लेना कि मैन यहाँ पर बात की गई, मैन ऑफ स्ट्रॉ एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल यानी कि स्ट्रॉ मतलब बिल्कुल कमजोर होना। बिल्कुल जैसे आप स्ट्रॉ देखा आपने, जूस वगैरह पीते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल एक तरह से कमजोर टाइप का। भूसा भी अगर आप लो तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल हवा में उड़ जाता है। तो आप ऐसे ही अपना माइंड इमेज क्लिक करिए, बस हमें तो याद करना है, बाकी कैसे याद हो रहा है इस बात से मतलब नहीं है। एग्जाम तक पहुंच गया, आपकी मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि एक कमजोर व्यक्ति, एक कायर व्यक्ति आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, he was accused by his opponents of being a man of straw। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मैन ऑफ स्ट्रॉ आप कह सकते हैं यहाँ पे, एंड लैकिंग इन डिसीसिवनेस, मतलब बात हो गई यहाँ पे he was accused यानी कि उसे दोषी ठहराया जा रहा है। कौन दोषी, कौन ठहरा रहा है, अपोनेंट्स का मतलब होता है शत्रु, उसके विरोधी उसको दोषी ठहरा रहे हैं। भैया दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, क्योंकि ऑफ बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि वो बहुत ही मैन ऑफ स्ट्रॉ बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, कुछ कर नहीं सकता, तो उस पर विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है। एंड लैकिंग इन डिसीजिवनेस, और उसके अंदर एक तरह से विश्वास की दृढ़ता की कमी है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, यहाँ पे वो जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है बहुत ही कायर और कमजोर व्यक्ति, अपने बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहा है। ठीक है, 15 और 16 आपके क्लियर हो गए ना। 15 नंबर कोई टास्क मिला था, पूरा नहीं कर पाए, घर में डांट पड़ी। और आपका 16 नंबर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल दुबला पतला कमजोर आप कह सकते हैं, कायर व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। आपके सामने आपके नेक्स्ट वीडियो आ गए हैं और काफी बेहद अच्छी वीडियो है। आप लोग सभी लोग एक बार ईडीएम को पढ़ते जाइए। मैं बार बार कहता हूँ, ईडीएम जैसे ही आपके सामने आए सबसे पहले आप ईडीएम को पढ़िए एक बार। ठीक, आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप पढ़िए जरूर। ठीक है, 17 नंबर ईडीएम क्या कह रहा है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यहाँ पे आपका हो सकता है आर्टिकल ए और होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉल अ स्पेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसको शुद्ध भाषा में हिंदी में अगर बोले तो बोला जाता है मुंह फट। बिल्कुल मतलब किसी बात को बिल्कुल साफ साफ क्लियरली कह देना, मतलब बिल्कुल बेझिझक जो देखा वही बिल्कुल एज इट इज स्पीक कर देना, बोल देना, उसको बोला जाता है कॉल अ स्पेड। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, या आप कह सकते हैं फ्रैंकली। ठीक है, अच्छा चलिए इसको समझते हैं। स्पेड मतलब आप जानते हैं, स्पेड का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लेबर वगैरह जो होते हैं फावड़ा यूज करते हैं मिट्टी को निकालने के लिए,
और अगर बोले तो उसको कुदाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको स्पेड का हिंदी मीनिंग बस याद कर लो, ये इडियम आपको याद हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई कहे स्पेड तो आप कहना भैया साफ साफ शुद्ध हिंदी कहो, घुमाओ फिराओ नहीं, स्पेड नहीं पता लेकिन साफ कहो फावड़ा, आप कह सकते हैं वहां पे। तो कॉल आ स्पेड, स्पेड अगर कोई कॉल कर रहा है स्पेड और स्पेड तो आप साफ साफ कह देना कि फावड़ा की बात हो रही है, बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना। अगर कोई कहता है कॉल आई स्पेड तो समझ जाना स्पेड मतलब हो गया फावड़ा, यानी कि बिल्कुल साफ बोलो ये स्पेड नहीं, साफ साफ बोलो कि फावड़ा की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही कोई कहेगा स्पेड आप समझ जाना फावड़ा की बात की जा रही, बात खत्म। क्योंकि हमें तो बस अपनी चीजें थोड़ा बहुत उलझा के नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर करते चलना है, बिल्कुल भी जैसा आपको इजी हो जाए बस आप करते जाइए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, She has always preferred people to call a spade, यानी कि वो हमेशा पसंद करता है, यानी कैसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को प्रेफर करता है, ऐसे लोगों को प्रेफर कर चुका है। यानी कि जो लोग हमेशा बिल्कुल बात को साफ साफ कहते हैं वो फावड़ा कहते हैं, स्पेड नहीं कहते हैं। बिल्कुल साफ साफ क्या कहते हैं, फावड़ा, स्पेड नहीं, बिल्कुल साफ फावड़ा कहते हैं वो तो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस इडियम को। चलते हैं आपके नेक्स्ट 18, काफी इजी सा इडियम है, आपका पेपर में ये मतलब न्यूज में बहुत यूज किया जाता है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में, यानी कि हमने जो तैयारी कर ली वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया। आप कभी कभी कहते हैं ना यही क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो यही होता है कभी कभी लोगों के साथ कि अंतिम क्षण में उनका काम बन जाता है। तो एट द 11th आवर आप यानी कि याद करना बचे ही क्या है, 11th आवर या 11th मतलब क्या होता है 11, आप सभी को पता, आवर मतलब हो गया घंटा, बात होती है आपको पता ही। जैसे आपको मानो सीधी बात है, आप कहीं पर एग्जाम देने जाते हो और आपको पता है कि आपका एग्जाम 11 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 11 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच गए, यानी कि आप थोड़ा सा भी लेट हो रहे थे, लेकिन आपको क्या लगा, आप बिल्कुल अंतिम क्षण पर बिल्कुल फिक्स 11 बजे एग्जाम हॉल में आपने एंट्री कर ली। तो बस याद कर लो 11 बजे ये काम करना था, अंतिम क्षण में हमने काम कर दिया, 11 बजने ही वाले थे, 11 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच गए बिल्कुल अंतिम क्षण में। तो कई सारी चीजें आप खुद भी समझिए, हम एक बताएं आप उसके 10 यूज करिए। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश लिखी हुई है आपके सामने, एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। At the 11th hour, the government decided that something had to be done, यानी कि बात की गई है एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहिए था या उनको करना था। यहाँ पर आप कह सकते हैं अंतिम क्षण में सरकार को लगा कुछ करना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। 17 नंबर में स्पेड, स्पेड यानी फावड़ा, फावड़ा साफ साफ बोलो, बिल्कुल घुमाओ नहीं, शुद्ध हिंदी। ठीक है, 18 नंबर 11 बजे पहुंच गए, बिल्कुल यानी लेट होते होते बच गए, 11 बजे की ट्रेन थी, बिल्कुल आप फिक्स अंतिम क्षण में 11 बजे ही पहुंच गए स्टेशन पे। दोनों क्लियर हो गए ना। चलिए मिलते हैं आपके लास्ट 2 इडियम से, और सभी लोग बस इसी हौसले से आप लोग बिल्कुल लगातार देखते जाइएगा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। अच्छा, इडियम नंबर 19 भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आप तो लोग तो पढ़ लेते हैं और कुछ लोग इसका, जिन लोगों का पढ़ा हुआ है वो लोग आंसर भी बता देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगता है ऐसा देख के कि आप लोग बता देते हैं कुछ इडियम के आंसर। स्टैंड बाई, अच्छा स्टैंड बाई बताना चाहेंगे आप लोग, जैसा कि इसका मीनिंग आपको लग रहा है हो सकता कुछ ऐसा ही हो जाए। स्टैंड बाई का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, उस बच्चे को आपने सपोर्ट कर दिया, उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर दी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी की मदद करना, हेल्प करना। इंग्लिश मीनिंग आप कह सकते हैं टू हेल्प, या आप कह सकते हैं सपोर्ट somebody or be friend even in difficult time, कोई मुसीबत में है उस व्यक्ति को सपोर्ट कर देना। स्टैंड बाई यानी कि स्टैंड मतलब होता है खड़े हो जाना, कोई व्यक्ति आपका दोस्त, आपके पड़ोसी मुसीबत में है, आप उनके साथ खड़े हो गए, आपने उनका सपोर्ट कर दिया, तो आप समझ गए होंगे इस इडियम को। स्टैंड बाई का मतलब हो गया आपके दोस्त को दिक्कत थी, उसके पास रुपए नहीं थी, आपने उसके साथ स्टैंड बाई सपोर्ट किया, उसको रुपए दिए, तो स्टैंड बाई साथ में खड़े होना, किसी को सपोर्ट करना। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं।
प्लीज स्टैंड बाई मी व्हेन आई नीड यू, यानी कि बात की गई है कृपया मुझे सपोर्ट करना, मेरी मदद करना, यानी कि जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता हो तब आप क्या करेंगे, मुझे स्टैंड बाई करेंगे, यानी कि मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इडियम है आपका, सभी लोग ध्यान से, ये इडियम तो बहुत ही एक तरह से यूज होता है, इडियम कई बार पेपर में भी आया है, तो वैसे मन तो नहीं है कि ये वाला इडियम आपको बताएं, आप लोगों को पहले से ही आता होगा, कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन चलो फिर भी आपको बता देते हैं। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, घर में बोला जाता है ना कि बहुत छुपा रुस्तम हो, हम जानते हैं तुमको, ठीक है, बोला जाता है ना, ये बड़ा भी कहते हैं वो किसी से कि बहुत छुपा रुस्तम हो। अच्छा, हमसे कहते थे पढ़ाई नहीं करते हो, नंबर कहाँ से आ गए तुम्हारे, कहते हैं, कह देते हैं ना, तो आप कह सकते हैं डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम होना, यानी एन अनएक्सपेक्टेड विनर। आपका साथी जो आपके साथ रहता है, आपके बगल में रहता है, वो आपसे कहता है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, हम तो बस पूरा दिन बस ऐसे ही टहलते रहते हैं, तो आपने सोचा है ये पढ़ाई नहीं करता तो हमारे तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, लेकिन आपको क्या पता कि जब आप पढ़ाई नहीं करते, आप नहीं होते, तो वो आपसे दुगनी पढ़ाई करता है। एग्जाम दिया, पता चले कि आपसे ज्यादा नंबर आए, तो आप क्या कहेंगे कि तुम यानी कि बहुत ही डार्क हॉर्स हो, बहुत छुपा रुस्तम हो, नंबर कैसे आ गए। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसा याद करना है, चलो याद कर लो, वैसे तो आप समझ गए। डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरे में से कोई घोड़ा निकल आया तो आप क्या कहोगे, अरे ये कहां से आ गया, ये तो था ही नहीं। डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, अंधेरे में से घोड़ा। एग्जाम्पल है लास्ट आपका, सी इज अ डार्क हॉर्स, यानी बात की गई कि वह बहुत ही छुपा रुस्तम है। आई डिडंट नो, मैं नहीं जान पाया। सी हैड रिटन अ नोवेल, कि वो एक नोवेल, उसने एक नोवेल लिखा था, मैं इस बात को नहीं जान पाया। वो बहुत ही छुपा रुस्तम निकली, बहुत ही छुपा रुस्तम थी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 90 नंबर किसी के साथ खड़े होना, सपोर्ट करना। 20 नंबर डार्क हॉर्स, भैया अंधेरे में से घोड़ा निकला, यानी कि बहुत ही छुपा रुस्तम हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं 20 इडियम्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। आपसे कई सारी इडियम्स में डिस्कस कर चुका हूं पिछली क्लासेस में, तो उम्मीद है आपको वो सारे इडियम क्लियर भी होंगे। नहीं क्लियर है तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपका एक छोटा सा इडियम का टेस्ट भी कराएंगे, और अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कोई नया टॉपिक होगा। उम्मीद है, कोशिश करेंगे कि आपकी पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर दी जाए, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी चलेंगी। बस आप लोग जुड़े रहिए संकल्प परिवार से, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है।